एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कीवर्ड सीरीज के साथ। और पहले एक चीज पे बात करते हैं कि कीवर्ड सीरीज का क्या सिग्निफिकेंस और क्यों लेके आना है। सबसे पहली चीज तो कि हम लोग क्यों लेके आ रहे हैं कीवर्ड सीरीज को। देखो, जो अभी मेंस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जो एस्पिरेंट्स जो आंसर्स लिख रहे हैं, जो टेस्ट कॉपीज जो लिख रहे हैं, उनमें थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। नो डाउट दे आर डूइंग देयर बेस्ट, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, रेगुलर टेस्ट लिख भी रहे हैं, बट कुछ कुछ कमियां हैं। कमियां जैसे अगर मैं वर्ड्स की स्पेसिफिक बात करूं तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ये टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं कि आपको ये जो वर्ड्स हैं ये इसी टॉपिक में यूज करने चाहिए, और अगर वो वर्ड्स आप यूज कर दे तो आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो वो जो क्वालिटी है ना, बोलते हैं कि आइसिंग ऑन द केक, है ना, आइसिंग ऑन द केक वाली जो बात है ना, वो नहीं दिखाई देती है। वो थोड़ा सा कमी है। कॉन्सेप्ट्स पता है, चीजें पता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे 11th 12th का बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो जो आंसर लिखेगा और एक आरएस एस्पिरेंट जो आंसर लिखेगा उनमें डिफरेंस होना चाहिए। बट अभी आप क्या कर रहे हो, जो 11th 12th का जो बच्चा आंसर लिखेगा वैसे आंसर लिख रहे हो। बट हमें बहुत स्पेसिफिक रहना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और उस टॉपिक में उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें अपने आंसर में यूज करने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये कीवर्ड सीरीज लेके आ रहे हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे आएगी ये। ओके। और हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अभी जैसे एक वीक का आपको शेड्यूल दे देते हैं, और जो सिलेबस का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो जैसे हम लोग अगर बात करें, आज जो टॉपिक है वो हमारा एग्रीकल्चर चैलेंजेस है। आप अपने सिलेबस में जाके जब देखोगे तो सिलेबस में आपको साफ साफ दिखाई देगा। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखो कि ये देखो, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ओके। तो इसीलिए हम जब अगर चैलेंजेस से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तब वहां पे किन वर्ड्स का यूज करना चाहिए, ताकि कम समय में हम अपने आंसर को अच्छा बना पाए और एग्जामिनर को यह भी फील हो कि हाँ, इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है। तो इस तरीके से ये हमारा शेड्यूल रहेगा इस हफ्ते का। एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो ऐसे करके टॉपिक बाय टॉपिक करते चले जाएंगे, तो अपना आराम से मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे वर्ड्स। ठीक है, ज्यादा वर्ड्स नहीं करेंगे एक वीडियो में, 5 वर्ड्स ही करेंगे हम लोग, 5 जो सिग्निफिकेंट फ्रेजेस या वर्ड जो हम लोग अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो आज वाले पे बात करते हैं। तो आज वाला जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर के भी स्पेसिफिक चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि जब एग्रीकल्चर में या खेती में जो चुनौतियां हैं वो उनमें कौन कौन से वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो वर्ड है ड्यूअल डिस्ट्रेस। मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर दी चैलेंजेस, कि भाई हमारी जो खेती है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, तो पहला जो वर्ड है आप यूज कर सकते हो वो यूज कर सकते हो ड्यूअल डिस्ट्रेस। अब ड्यूअल डिस्ट्रेस का अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से इस चीज में अगर आप देखो, एक तो फाइनेंशियल, फार्मर के ऊपर, किसान के ऊपर एक तो फाइनेंशियल बर्डन है कि भाई उनको पैसा नहीं मिल रहा। फाइनेंशियल बर्डन किस किस तरीके से, जैसे कि एक तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है बहुत ज्यादा। क्या इनपुट कॉस्ट का मतलब है कि चीजों के दाम बढ़ गए, जैसे मशीनरी होगी या बीज हो गए या फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गया, इनके दाम बढ़ेंगे। जब इनके दाम बढ़ेंगे तो वो जो फार्मर है, जो किसान है, उस पे पैसे का दबाव आएगा। पैसे का दबाव आ गया तो वो क्या करेंगे, बाहर से डेट लेंगे, मतलब ब्याज लेते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं। ब्याज पे पैसा उठाएंगे तो उन्हें फिर वो मतलब पैसा वापस भी करना है, तो उनके ऊपर एक ये बर्डन आता है। ठीक है, लोन फैसिलिटीज, मतलब लोन बहुत महंगा लोन मिलता है उनको। ओके। और क्रेडिट फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो बहुत कम है, तो एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है पहला। दूसरा अगर हम लोग डिस्ट्रेस की बात करते हैं वो है सोशल डिस्ट्रेस। तो ये ड्यूअल डिस्ट्रेस मतलब दोहरी मार है एक तरीके की, एक तो पैसे से और एक सोसाइटी से। सोसाइटी में कैसे कि आपने लोन ले लिया और आप लोन चुका नहीं पा रहे हो, फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तो इससे क्या होता है, फार्मर सुसाइड रेट बढ़ता है। आप महाराष्ट्र का अगर केस देखते हैं तो वहां पे कितना ज्यादा सुसाइड रेट है। तो ये एक सोसाइटल प्रेशर है। फिर अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होंगी, आप अपने परिवार को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करवा पाओगे, फिर अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाओगे अपने बच्चों को। ओके। और और क्या होगा, इनइक्वलिटी होगी, असमानता। समाज में असमानता बढ़ेगी कैसे, कि भाई अमीर जो हो वो और अमीर हो जाएगा, गरीब जो हो और गरीब गरीब होता चला जाएगा। तो इस तरीके से भाई किसान को जब उसकी फसल का दाम ही नहीं मिलेगा तो उस पे तो वो गरीबी की तरफ बढ़ता चला जाएगा ना। जब वो गरीबी की तरफ बढ़ेगा तो क्या एक वो सोशल प्रेशर क्रिएट होता है, सोशल प्रेशर क्रिएट होगा तो वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये एक
ड्यूअल डिस्ट्रेस है। इसमें देखो एक ही वर्ड में बहुत सारी चीजें डिफाइन हो गई है, आपको ये चीजें सीखनी है। एग्जामिनर ऐसा मत सोचना कि एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, आएगा समझ, आपको लिखना है वहां पे, ठीक है। फिर आता है डिपेंडेंसी सिंड्रोम। अगर डिपेंडेंसी सिंड्रोम की अगर बात करते हैं तो मतलब किसान के ऊपर डिपेंडेंसी, मतलब किसान की डिपेंडेंसी बढ़ गई है बहुत सारी चीजों पे। डिपेंडेंसी बढ़ने की बात क्या है, जैसे कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बहुत रिलाई करने लगे हैं कि भाई उन्हें अगर क्रेडिट मिल गया, मतलब पैसा मिल गया, कैपिटल मिल गया, तो वो अपनी फसल उगा पाएंगे, वो ट्रैक्टर खरीद पाएंगे, वो जो मशीनरी है वो खरीद पाएंगे, वरना वो नहीं खरीद पाते। बाहर की चीज गवर्नमेंट अगर सब्सिडी अगर उन्हें दे देती है, सब्सिडी मिल गई तो वो बीज खरीद पाते हैं, फर्टिलाइजर खरीद पाते हैं, पेस्टिसाइड खरपतवार जो वो खरीद पाते हैं, वरना तो नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम क्रिएट हो गया। और डिपेंडेंसी किस पे भाई, गवर्नमेंट पे, मार्केट पे। मार्केट पे डिपेंडेंसी क्या है कि फसल आपने उगाई, फसल काट के ले गए, दाम ही नहीं मिल रहा, जो खरीदार है उसका दाम ही नहीं दे रहा है, तो अब खरीदार पे डिपेंड हो गए आप। तो ये सारी चीजें, फिर भाई नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, भाई खुद तो टेक्नोलॉजी ला नहीं सकते, सरकार को इंसेंटिव देना पड़ेगा, लेकिन सरकार की तरफ से उतना इंसेंटिव नहीं आ रहा, तो वो टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंड हो गए कि नई नई मशीनें चाहिए। तो ये एक वर्ड में आप क्लियर कर सकते हो कि डिपेंडेंसी सिंड्रोम। फिर आता है हिडन हंगर। हिडन हंगर की बात करें तो हिडन हंगर का मतलब होता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब बेसिकली आप देखोगे तो किसान जो है, या फिर हमारी सरकार ने भी ग्रीन रेवोल्यूशन में यहां पे बात करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो राइस और व्हीट, इन दो फसलों पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। इन दो फसलों पे फोकस किया तो हमने क्या किया कि वो फसलें उगाई ही नहीं, या उन फसलों पे बहुत कम ध्यान दिया गया जो कि न्यूट्रिशनल, जिनमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो, विटामिन या प्रोटीन्स की बात करें, जैसे पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गया, ओके, तो उन पे कम ध्यान दिया गया। जब उन पे कम ध्यान दिया गया तो बच्चे जब ऐसी डाइट ले ही नहीं रहे हैं जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होगा, तो क्या होगा, हिडन हंगर होगा, छिपी हुई, मतलब एक भुखमरी काइंड ऑफ, वो दिखाई नहीं दे रही है। आप डाइट तो ले रहे हो लेकिन उस डाइट में प्रोटीन्स नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, और ऐसी क्रॉप उगाई जा रही है, तो ऐसी क्रॉप उनका उतना अच्छा दाम, जो क्रॉप उगा रहे हैं उनका उतना अच्छा दाम नहीं मिलता, तो ये एक हिडन हंगर की प्रॉब्लम भी सोसाइटी में क्रिएट होती है। फिर नेट वाटर एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा राइस उगाया जाता है, ओके, बहुत ज्यादा अमाउंट में राइस उगाता है, और इंडिया जो हो लार्जेस्ट कंट्री है वाटर एक्सपोर्ट। कैसे, आप सोचोगे कि वाटर कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देखो राइस उगाने के लिए कितना ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा, या फिर जो भी हम फसलें उगा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पानी हम की जरूरत होती है उगाने के लिए। अब वो पानी कहां से आता है, ग्राउंड से आता है, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, जब हम इन राइस को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो 10 ट्रिलियन वाटर एक्सपोर्ट होता है इनडायरेक्टली। इतना ज्यादा वाटर हम लोग जो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें एक्सपोर्ट हो रहा है, कि मतलब वाटर डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उस राइस को उगाने में जितना पानी लगा, के तो वो पानी आया कहां से, ग्राउंड से आया। अब ग्राउंड वाटर क्या होगा, डिप्लीट होगा, ओके, जो हमारा जमीन का जो पानी है वो क्या होगा, खत्म होता चलेगा। जब वो खत्म होगा तो फिर हम लोग अपनी फसल, या किसान जो है फसल उगा नहीं पाएगा, और जो ट्यूबवेल्स हैं या जो बोरिंग सिस्टम है वो क्या काम नहीं करेगा, और उससे उसकी फसल की जो प्रोडक्शन है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक ये प्रॉब्लम आप लिख सकते हो। फिर नथिंग ग्रीन अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, कि सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन तो लेके आए, लेकिन उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन वाली कोई बात ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या यूज किए गए, पेस्टिसाइड्स यूज किए गए, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए गए, फर्टिलाइजर्स यूज किए गए, उन फर्टिलाइजर्स में बहुत ज्यादा यूरिया यूज किया गया, और ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत हार्मफुल है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। तो फिर जब ये इन्वायरमेंट को इंपैक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, तो फिर वो कैसे बोलेंगे कि हाँ वो ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आप अपने आंसर में इन पॉइंट्स को लिख के या इन वर्ड्स को लिख के अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो, और इनके सामने फिर इस तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी डिफाइन किया, इनके सामने इस तरीके से 2-3 वर्ड्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ अभी 5 वर्ड देखे, ठीक है, 5 कीवर्ड्स देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरीके से 5-5 वर्ड्स के 6 वर्ड्स का वीडियो बनाते जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। एकदम से अब सारा एग्रीकल्चर का टॉपिक अगर मैं आप लोगों को पढ़ा दूं कि भाई एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो वो फिर ना तो आप पूरा वीडियो देखोगे, ना वो ग्रैब होगा उतने अच्छे से, ना वो कंज्यूम कर पाएगा। धीरे धीरे चलते हैं, सब हो जाएगा, ठीक है।
दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज इस पे कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ताकि ये तो क्लियर हो जाए। कहीं पता चला हम बना दे रहे हो फिर आप इसको देख ही नहीं रहे, या आपको यूजफुल ही नहीं लग रहा हो ये, तो प्लीज आप इस चीज को बताना। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।